हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ द डायमेंशनल एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और उनको मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में वो होती हैं कि उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ब्यूरो एंड मेजरमेंट ने उन्होंने क्या किया कि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल की टर्म में लिख लिया गया और उनकी यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। और उनकी हेल्प से डेराइव्ड जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं उनको सोल्व किया गया, दैट इज़ द डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो उनको एक बार फिर से मैं रिकॉल करने वाला हूँ यहाँ पे इस टॉपिक में, दैट इज़ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए एक बार फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही। देखिए, न्यूमेरिकल अगर करने हैं ना तो उसके हिसाब से यहाँ से जो फॉर्मूलाज बन के आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे, तो उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे शुरुआत करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में एक फिजिकल क्वांटिटी आती है और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके, जिनको ईजिली मेजर किया जा सके, और ये दो टाइप्स की होती है, ठीक है। मैंने इनको डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड अनदर वन इज डेराइव्ड। बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने कुछ एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था उनकी यूनिट्स के साथ। वो कौन कौन सी थी? फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, ऐसा बोल सकते हो आप। तो पहला एसआई यूनिट में पहले नंबर पे क्या आता था? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने टेम्परेचर था, ठीक है बच्चों। लुमिनियस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था हमने। और सातवें नंबर पे हमारी आई थी दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टार्टिंग में रखा गया है। उसके बाद दो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसका नाम दिया गया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको बाद में ऐड किया गया टेबल के अंदर, तो उनको मैं यहाँ पे अलग से नाम दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 8 और 9 भी ले सकते हो। बाकी थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। एक तो प्लेन एंगल था हमारा और एक सॉलिड एंगल था, ठीक है बच्चों। ये थे कुछ एक फंडामेंटल। और इनकी यूनिट्स क्या क्या थी? यूनिट्स के बारे में भी हम डिस्कस वैसे तो कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि मास को हम किस तरीके से लिखेंगे यूनिट्स के तौर पे, दैट इज यूनिट। लेंथ को देखो, यूनिट लिख रहा हूँ ना मैं, सिंबल नहीं लिख रहा। तो यूनिट मास का क्या होता है? केजी, किलोग्राम से मेजर किया जाता है। लेंथ की मीटर होती है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम सेकंड होता है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पीयर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता था? लुमिनियस का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी से संबंधित जितने भी फेनोमेनाज हम पढ़ेंगे उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? उनके पीछे हम कौन सी यूनिट लगाएंगे? दैट इज कैंडला, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल था। प्लेन एंगल के लिए ये हमने कल बहुत ही डीपली जाके डिस्कस किया था, इसके न्यूमेरिकल्स में भी। रेडियन, तो रेडियन को किससे लिखा जाता है? आर ए डी से। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन यानी एस आर से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये इनकी यूनिट्स थी। इनके अलावा बच्चों जो भी यूनिट्स बच गई ना, दैट इज सभी की सभी यूनिट्स इसके अंडर आएंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज के, ठीक है। जितनी भी बची हुई इन
9 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी बचेंगी सभी रिमेनिंग क्वांटिटी एक्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया है पीछे का। अब अगला जो टॉपिक आज का हमारा आता है, जो कि आपके लिए नया होगा, दैट इज डायमेंशन। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको जब मैं आगे की तरफ डीपली समझाऊंगा ना आपको, तो बहुत इजी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, और ये बहुत लेंथी चैप्टर माना जाता है। जो मेन चैप्टर है तुम्हारी फर्स्ट यूनिट का वो यही है। इसी में सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, उनको निकालने का तरीका बताएंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं के आधार पे सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल इनके आधार पे आप करोगे। अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर समझ में नहीं आता, उसके फॉर्मूलाज अगर लर्न नहीं होते, तो बच्चों न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। और न्यूमेरिकल्स करने का बढ़िया तरीका क्या है कि फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए, और फॉर्मूलाज याद करने का तरीका होता है या तो आप उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, जो मैं डेराइव करूँगा, उनको आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, उनको निकालना आना चाहिए, उनको सोल्व करना, एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज कौन सी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वही बेस क्वांटिटीज होती हैं, करवा चुका पहले। आर रेज्ड, और पावर का मतलब जो मैथ में हम पढ़ते हैं पावर, वही पावर। द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज की जो पावर होंगी वो ही फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पे है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे वेलोसिटी का। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला जो आपने 9th 10th में पढ़ा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही ध्यान से समझना, अगर ये एग्जांपल क्लियर हो गया फिर आप इजीली कर सकते हो। टाइमिंग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट एक टाइप है लेंथ का, डिस्टेंस भी टाइप है लेंथ का। तो उस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एल, लेंथ का टाइप है, और टाइम का क्या होता है, टी सिंबल होता है टाइम को लिखने का। तो किस तरीके से हो गया ये एल, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हमारा रिजल्ट आया, एल टी माइनस 1, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने का मतलब है कि अगर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो दूर से ही ये पता चल जाएगा कि ये उस क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं सारे इस चैप्टर में। अब यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1971 से पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज में 3 मेन क्वांटिटीज
यूनिट्स ली जाती थी, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे मास नहीं आ रहा, साफ तौर पे नजर आया कि यहाँ पे मास नहीं आ रहा, तो अगर मास नहीं है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ m⁻�0 यानी m0, और यहाँ l कितना है 1 और t कितना है -1, और ब्रैकेट लगाना ना भूलें क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज की एक सिंबल होता है लिखने का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मालूम चल रहा है कि जो पावर की यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं। देखो पावर कौन कौन सी है, 0 1 -1, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर, और ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द बेस क्वांटिटी। यही है बेस क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वही बेस क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटीज की पावर जो रेज्ड हुई है, अब डेफिनेशन पढ़िए, अब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज। अब ध्यान से देखना, पावर ये आई है आपकी, ये क्वांटिटीज आपको ये बता रही है कि जैसे वेलोसिटी की जो यूनिट है ना, वो किन किन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले से ये मालूम चल गया आपको कि जो वेलोसिटी है ना बच्चों, अब देखिए इस फॉर्मूले में m0 है, m नहीं आ रहा, तो आपको मालूम चल गया कि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, कि वेलोसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मालूम चल गया, ठीक है। अब दूसरे देखिए लेंथ के ऊपर, अब ये मालूम चल गया कि वेलोसिटी जो है ना वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, डिपेंड ऑन लेंथ, और किस तरीके से, डायरेक्टली, किस तरीके से, डायरेक्टली, अभी समझाऊंगा इसका मतलब भी। और आपको मालूम चल रहा है कि जो वेलोसिटी है ना वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइम भी तो आ रहा है, तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन इनवर्सली। क्यों? क्योंकि अपॉन में है बच्चों टाइम, t की पावर -1 है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, क्यों? डिपेंड करती है डायरेक्टली। और आपसे अगर बोल दिया जाए टाइम को डबल कर दिया जाए, अब टाइम क्या है कि वो इनवर्सली डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, तो टाइम को अगर मैं डबल कर दूंगा तो वेलोसिटी तो हाफ हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं ये तो देखिए एक छोटी सी चीज हमें कितना रिजल्ट दे रही है, यहाँ पे कितनी ज्यादा हमें रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और यहाँ पे देखने को आई कि जो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बना है ना, अगर आप इसको मेन फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम डायमेंशनल निकाल रहे हैं उसके साथ अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ ना, तो देखिए किस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू, कितना फॉर्मूला है मेरा, m0 l1 t -1। तो अगर इस फॉर्मूले को आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट करना है उसके साथ अगर इक्वेट करवा दिया ना, इस तरीके से लिख दिया, तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। अब m की पावर 0 है तो याद रखना, यहां मैंने समझाने के तौर पे बताया है, आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, सीधा lt -1, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा डायरेक्टली है कौन सी इनवर्सली है, साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक छोटी सी चीज देखो बहुत सारी हमें क्या क्या देती है, पावर का मतलब समझ में आ गया, ये पावर्स होती हैं। बेस क्वांटिटीज का मतलब आ गया, जो जो चीजें इसमें यूज होंगी ये बेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। और यही क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करती हैं उस फिजिकल उस क्वांटिटीज को जो जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से कि कौन सा डिपेंड करता है कौन सा नहीं डिपेंड करता। क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है। ये आपका था पहला एग्जांपल, मैंने समझाया यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का। अब बात आती है लिस्ट ऑफ डायमेंशंस की।
लिस्ट ऑफ डायमेंशंस की। मैं यहाँ पे आज आपको सिर्फ 2 या 3 डायमेंशनल्स निकालना समझाऊंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी बन जाएगी वरना, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे आगे के लेक्चर में कुछ एक 10-10, 15-15 इसको फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूलाज को डेराइव करवाऊंगा मैं आपको हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा। तो ज़्यादा फास्ट भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप सीखिए इसको कि किस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज को डेराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक जस्ट एग्जांपल लिया है। डायमेंशन क्या होती है आपको समझ में आ गया यहाँ से, तो रटना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी समझिए हर एक चीज को। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती फिजिक्स में, ये याद रखना। शॉर्ट ट्रिक उसको लगती है जिसने उस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है। जो बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा किसी भी चीज की, उसको वो चीज बहुत ही इजी लगेगी, तो उसके लिए तो वही शॉर्ट ट्रिक है। तो फिजिक्स में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए हर एक चीज हार्ड ही होगी, वो भलाई कितनी ही सिंपल से सिंपल चीज क्यों ना हो। तो देखिए लिस्ट ऑफ डायमेंशन में क्या आता है, लिस्ट ऑफ डायमेंशन। मैं आपको यहाँ पे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान से देखना। 2 करवा रहा हूँ, डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आपको एक बार जब रिदम हो जाएगा ना, तो बहुत ही फास्ट तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला मैं लेता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस जो आपकी बुक में है, दैट इज एरिया। अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, इसको मैं डीपली स्टडी करवा देता हूँ। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, सीधा याद ही कर लेंगे, लेकिन याद रखना इनके ऊपर न्यूमेरिकल आने वाले हैं। न्यूमेरिकल का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, फॉर्मूला याद रखना है आपको, रटना बिल्कुल नहीं है। तो उस रट्टिफिकेशन से बचने के लिए ही मैं यहाँ पे एक डीपली स्टडी करवा रहा हूँ आपकी। तो प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार यूज होती हैं, +2 के अंदर भी बहुत बार यूज होंगी। ये कम नहीं है, कम से कम 400-500 डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप याद यूज करोगे +1 और +2 के अंदर, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, तो एरिया को मैंने उठाया है यहाँ पे। एरिया अब देखो बहुत अलग अलग मटेरियल का अलग अलग एरिया होता है। जैसे सर्कल है, सर्कल का लिया मैंने πr² ले लिया, फिर यहाँ पे एक सिलेंडर का ले लिया 2πrh, ठीक है। फिर मैंने ले लिया एक और भी आप इसमें ले सकते हो एग्जांपल्स के तौर पे, रेक्टेंगल का ले लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया हो गया। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कांस्टेंट जो होते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, समझना थोड़ा सा कि जो बच्चों कांस्टेंट होता है ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, और एक होता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। मतलब एक ऐसे कांस्टेंट माने जाते हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। और जिनकी डायमेंशंस नहीं होती वो जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट में। इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब जरा इसमें देखते हैं, यहाँ से साफ तौर पे मालूम चल रहा है पाई एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बचा आर, एंड आर रेडियस। रेडियस क्या होता है, एक तरीके से लेंथ की ही यूनिट मानी जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये सीधा L2, ब्रैकेट में बंद करना ना भूलें। अब यहाँ से साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, m नहीं है तो m0, L कितना है 2, t नहीं है तो t भी 0। ये एक सीरियल वाइज इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा आपको, मास लेंथ टाइम, जैसे हमने टेबल में याद किया है। पूरी मैकेनिक्स के अंदर आपको लगभग मास लेंथ और टाइम में ही डायमेंशनल फॉर्मूलाज मिलेंगे।
बाकी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज बच गई उनका भी यूज होगा, लेकिन वो अदर यूनिट्स में। ठीक है, अब आपको यहाँ से मालूम चल रहा है कि जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है, एरिया डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगा तो डबल का स्क्वायर 4 गुना, यानी एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि एरिया किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मास के ऊपर एरिया डिपेंड नहीं करता, टाइम के ऊपर एरिया डिपेंड नहीं करता। तो एरिया का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों, एरिया का डायमेंशन आ गया L2। इसको स्क्वायर ना कह के L2, L3, L4 इस तरीके से बोलना ज़्यादा उचित रहता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, पाई डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, बचा r रेडियस, फिर से वही लेंथ आ गई, और h हाइट भी एक टाइप है लेंथ का। तो ये L और ये L क्या बन जाएगा, वही L2। सेम आएगा, हर जगह सेम आएगा। ये मैं थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ आपको अलग अलग टाइप लेके। लेंथ क्या है L, और ब्रेड्थ भी एक टाइप है लेंथ का, तो वो भी L हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला यही बनेगा। तो आप ये लिखोगे तो भी ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इस तरीके से लिख के आओगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है, निकालना आना चाहिए। तो यहाँ से एरिया का डायमेंशन क्या आ गया, L2। अब दूसरी जो चीज आती है यहाँ पे, वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एरिया का आ गया L2। दूसरा डायमेंशनल लिस्ट में दूसरा नंबर आता है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम का आपको मालूम है, जैसे मैं ले लूँ पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की वॉल्यूम, ठीक है, स्फीयर की 4 पाई आर क्यूब, मैंने ले लिया 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, या मैंने ले लिया पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इनकी वॉल्यूम निकालूं, बेसिक फॉर्मूला 4/3 न्यूमेरिकल कांस्टेंट, पाई डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, बचा r इज अ टाइप ऑफ लेंथ, l का r का क्यूब है तो सीधा सीधा हो जाएगा L3। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ से भी हमें मालूम चल रहा है कि जो वॉल्यूम होती है डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, क्योंकि इसकी पावर 0 आ रही है। बची क्या, लेंथ, लेंथ के ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी वॉल्यूम डिपेंड ऑन लेंथ। अगर मैं इसकी बात करूं, पाई डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हो गया, बचा r इज द टाइप ऑफ लेंथ, h इज द आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो r स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, और लेंथ h है तो ये L हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, फिर से वही। तो अब आपको धीरे धीरे क्लियर होने लग गया होगा कि किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूलाज को हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L3, या कह सकते हो कि M0L3T0। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो M0L2T0। ठीक है, ये मैंने बेसिक लिए हैं बिल्कुल जो स्टार्टिंग में आपके हैं। ठीक है, और जितने भी डायमेंशनल फार्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो जितने भी आएंगे, अब सभी डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है ये सारी वीडियोस। बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक डायमेंशनल फार्मूला को डीपली स्टडी करके उसको सॉल्व करना सीखेंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत ही डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।